In this video we are going to study nuclear physics, and the topics that we are going to cover in this video would be introduction about the nucleus, what is nucleus and all about. Then we are going to study nucleus stability, nucleus theory, and then nucleus radius and density. So starting from the very first topic, that is the introduction about nucleus. So as we know, nucleus, सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। तो ये जो मैं पॉजिटिव से बना रही हूँ, ये छोटा सा, और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरा ये होलसम मेरा एटम है, और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है। एटम के बारे में मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी पूरा अच्छी तरह, लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाया जाता है। ये आप पहले अपनी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मैं बता दूं, प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल होता है एंड न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल होता है। अब इसमें और चीज़ बताने के लिए ये है कि एक न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स ही बोलूँगी अब मैं, आइंदा मैं क्या बोलूँगी? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कि प्रोटॉन्स एक एटम की रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि मेरा एक एटम X है, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ? Z और A से। अब ये मेरा Z क्या है? ये जो मेरा Z है, ये मेरा होता है एटॉमिक नंबर। और हमें पता है कि ये एटॉमिक नंबर ही नहीं होता, ये एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है एटम में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और ये क्या होता है? हमारा मास नंबर। This mass number tells us about the number of nucleons. क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं किसी से पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? A-Z हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स को हम स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल N से। मैं स्मॉल n से डिनोट करके चलूँगी। इतनी सी तो हमने बात कर ली जो हमें बेसिक पता था कि क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर। एक बारी फिर बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स मिलते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे चार्जलेस पार्टिकल होते हैं और प्रोटॉन हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एक एटम की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, जिसके राइट साइड में ऊपर एटॉमिक मास आएगा और नीचे हमेशा क्या आता है? हमारा एटॉमिक नंबर, और सॉरी ऊपर हमारा क्या आता है? मास नंबर। तो ये जो मास नंबर है, ये हमें क्या शो करता है? हमारे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताता है। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और वहीं ये Z हमें क्या बताता है? ये Z हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी एटम में। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कार्बन 12-6। अब मैं अगर इसमें पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स व नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, पूरा न्यूक्लियॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो देखो हमेशा एक चीज़ मैंने ऊपर नहीं बताई बट सबको पता रहती है
कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन एन एटम होते हैं। तो अभी मैंने बताया Z6 है इसमें एंड A12 है। Z क्या शो करता है हमें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। सो जो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आ गए वो क्या आ गए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो Z है वो हमें क्या शो करता है, हमारे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ये दिख रहा है आपको, Z नंबर ऑफ़ प्रोटॉन शो करता है और A क्या शो करता है, A क्या शो करता है हमें, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, A इसका मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स है। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, इसमें स्मॉल n से निकालती हूँ, A माइनस Z इक्वल्स टू 6। सो ऐसे करके हम सारे एटम्स का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी सी तो बात थी हमारी जनरल न्यूक्लियस के बारे में। अब थोड़ी सी और करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, अब थोड़ी क्वांटिटेटिव बातें कर लेते हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव थिंग्स क्या हैं वो एक बारी देखते हैं। जो फर्स्ट है वो ये है कि 1 AMU होता है 1.67 और 66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसको अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट C-²। इसी के बेसिस पे हम मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसको AMU में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0072 AMU, और इसे ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो आ जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट C-2। इसी तरह न्यूट्रॉन के ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, बिकॉज ये पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कभी kgs में निकालनी पड़ेगी, कभी आपको AMU में, कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी एनर्जी, तो आपको मासेस भी उस हिसाब से याद होने चाहिए। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, हल्का सा वेरिएशन होता है इससे, 6726 रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर रहता है 6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये हमारा आता है 86 AMU। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है लेकिन लर्न करना इसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिमिलरली हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg और 0.00055 AMU, and remember all these values are in mega electron volts except for the electron, it is calculated at kilo electron volt. So I will show the value. Kilo electron volt is 511 kilo electron volts. So these values are very very important, so you have to remember them. ऑल्दो ये सारी बेसिक चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स अच्छे से होगा। अब ये तो सारी मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें कर ली न्यूक्लियस में, क्वांटिटेटिव जितनी करनी थी। अब मैं बात करती हूँ एक्चुअली कि न्यूक्लियर थ्योरी की, किस चीज़ की बात कर रही हूँ अब मैं, न्यूक्लियर थ्योरी की। तो देखो न्यूक्लियर थ्योरी में जनरली हम क्या बात करेंगे, न्यूट्रॉन, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही होते हैं। तो इनके बीच में इंट्रैक्शन किसके बीच में होगी, या तो न्यूट्रॉन के बीच में होगी, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगी, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगी, या फिर प्रोटॉन के बीच में होगी। अब एक चीज़ दिमाग में रखना कि न्यूट्रॉन हमारे चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, तो इनमें रिपल्शन, अट्रैक्शन ऐसा कुछ का मतलब झंझट रहता ही नहीं, बिकॉज दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स। अब हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसमें
थोड़ा हम अभी पढ़ेंगे। और प्रोटॉन तो हमारा रिपल्सिव नेचर शो करता ही है। तो ऐसा क्या है ये न्यूक्लियर थ्योरी या न्यूक्लियर एनर्जी से मैं स्पेसिफिकली कहूँ, जो हमें ऐसे ग्रैब्स करके रखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ें ही तय करते हैं कि एक एटम कितना स्टेबल होगा या फिर नहीं। और आपने बहुत बारी बुक्स में ये वाला कर्व देखा होगा स्टेबिलिटी लाइन का, जिसमें बहुत सारे एटम्स n/z की रेशियो में लगे रहते हैं, और जो इधर हमारे राइट साइड होते हैं z के, वहाँ पर नंबर ऑफ़ z ज़्यादा रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा रहते हैं, और इस साइड हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि एक एटम की, ये जो हमारी ये स्टेबिलिटी लाइन का ग्राफ था, ये ग्राफ किसका है? स्टेबिलिटी लाइन का। तो ये जो स्टेबिलिटी लाइन का ग्राफ है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये सारे के सारे इतने शांत कैसे रहते हैं, और ये मतलब बैठे कैसे रहते हैं, अब ये समझना है। तो देखो, न्यूक्लियर जो हमारी थ्योरी है ना, वो थोड़ी सी मतलब अभी तक फिजिशियस साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग मोर अबाउट इट। तो इतना क्लियर इमेज न्यूक्लियस के बारे में हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ उतनी हम बात ज़रूर करते हैं, और वो काफ़ी हद तक सही भी है। तो जो हमारी न्यूक्लियर थ्योरी है काफ़ी हद तक सही इन द सेंस बिल्कुल ठीक ही है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में मैं बता रही थी, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है जो इस एटम को एकदम इस न्यूक्लियस को एकदम बाइंड करके रखती है? तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो फिर अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ये बाइंड करके रखती है बाइंड करके रखती है पूरे के पूरे न्यूक्लियस को। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ये कि जो प्रोटॉन के रिपल्शन होते हैं ना, ये इसके सामने थोड़े कम पड़ जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कितना रहता है? साइज़ ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर में रहता है, यानी कि फेम्टोमीटर की रेंज में हमारा न्यूक्लियस का साइज़ जा रहा होता है। तो इसके अंदर जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, इसकी एक लिमिटेशन है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? वो ये है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज तक इसका इफेक्ट है, यानी कि 10⁻15 मीटर से जस्ट थोड़ी सी हल्की वैल्यू, जैसे हमने ले लिया पॉइंट को भी छोड़ो, जैसे हमने बस ले लिया 1 × 10⁻15 मीटर या फिर इससे थोड़ी कम वैल्यू, तो बस यहीं तक ही न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू रहेगा। अगर 0 से 10⁻14 मीटर तक ये वैल्यू चली गई, यानी कि 10⁻14 मीटर भी अगर हो गई, तो हमारी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसी भी इफ़ेक्ट की नहीं रहेगी। न्यूक्लियर फोर्स पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लग जाएगी। ये थी न्यूक्लियस के अंदर की कहानी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक बारी फिर जल्दी से मैं समझा देती हूँ रिवाइज़ कराने के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन तो चार्जलेस नहीं है ना, उनके बीच में तो रिपल्शन होएगी, लेकिन ये रिपल्शन कौन कम कर देता है? किसकी वजह से कम हो जाती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस मच ग्रेटर देन होते हैं प्रोटॉनिक रिपल्शन से। किससे? प्रोटॉनिक रिपल्शन से। जब ये केस होता है सिर्फ तभी हमें स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है। For large atomic masses atoms, large atomic particles, the number of protons increases, and as a result the neutron to proton ratio exceeds
1.52, and in some books it's 1.66, so please don't get confused. And when this crosses, then we get a unstable nucleus. तो जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस आ जाता है, इसकी बात भी हम करेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए हमको समझ आ गया है कि हमने इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियस कर लिया है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, न्यूक्लियस थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के रेडियस की और डेंसिटी की, फिर थोड़े क्वेश्चन करेंगे। तो न्यूक्लियस रेडियस की बात करेंगे। तो जो हमारा न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो होता है R=R0A1/3। यहाँ पर जो R0 है ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर रहती है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का, वो सीधा के सीधा मास नंबर के 1/3 है। तो मतलब ऐसे समझ 1/3 इन द सेंस दिस क्यूब रूट है, मास नंबर के क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस का एक रिलेशन है, बस इसमें और कुछ बताने या रिवाइज कराने लायक नहीं है। अब हमारी बात आ जाती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम एक न्यूक्लियस को एज एफ एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, तो क्योंकि हम एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो वॉल्यूम भी स्क्वायर का ही लिखते हैं। तो πr क्यूब 4/3 πr क्यूब, और मास हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन इनटू ए। और यहाँ पर r³ की जगह हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी कि ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली चीज़। तो हम ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R0 1/3a, और ये हो जाएगा हमारा, ये यही रहेगा। थोड़ी सी राइटिंग के लिए आई एम वेरी हाईली अपोलोजाइज ही, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी करा रही हूँ, तो राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा अभी स्टार्टिंग की वीडियो में, लेकिन बाद में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो अभी जो इसमें डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या पता चला, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कराने वाला है वो इसीलिए कराया है कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है इज़ independent of मास नंबर, ठीक है। नाउ क्योंकि हमने टॉपिक्स जो रिवाइज़ कर रहे थे इस वीडियो में, इस सेशन में, वो कर लिए हैं, तो एक थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग विद द वेरी इजी वन, कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम, जिसका मास नंबर हमें दे रखा है। और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था, तो इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी, 1.2 फेम्टोमीटर रहती है। और A 1/3 यानी कि 70 मैंने रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ है किसी भी एटम के, तो ये हमें A रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 का क्यूब रूट, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4.53 फेम्टोमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी वो मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद साथ वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन 12। वीडियो पॉज कर लो और इसे सॉल्व करो। ये अपना होमवर्क क्वेश्चन दो और इसका आंसर मुझे कमेंट डाउन, ओके, कमेंट डाउन दिस।
बाकी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो हम और रिवीजन में अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये न्यूक्लियर फिज़िक्स, अभी तो जस्ट चालू है। तो ये जो हमने कंप्लीट करा है ये टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आए तो मैंने मेल आईडी जो प्रोवाइड करी है उस पर आप भेज सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस अभी न्यूक्लियर फिज़िक्स पे आती रहेंगी, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे बाइंडिंग एनर्जी and all that, so stay tuned, and before leaving please hit the like button and subscribe so that you can never miss an update. Okay guys, so please subscribe. Okay, this is all for the video. Thank you.